नमस्कार, knockingnewz.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। कोरोना के मामले में लड़ाई अब बहुत आगे बढ़ गई है और हालत ये है कि अमेरिका के राष्ट्रपति के जो मेडिकल सलाहकार हैं डॉक्टर एंथोनी फाउची, अब वो डरने लगे हैं और उनको अपने खिलाफ होने वाली कॉन्स्पिरेसीज़ का खतरा दिखने लगा है। वो यहाँ तक कहने लगे हैं कि मेरी जान को खतरा है। और उन्होंने अपना बचाव एक बड़ी इमोशनल बात कह के किया कि एक आदमी गन लेकर पकड़ा गया है वाशिंगटन में, जो वाशिंगटन डीसी आ रहा था और डॉक्टर एंथोनी फाउची को ख़त्म करना चाहता था, क्योंकि उस आदमी को ये लगता था कि डॉक्टर फाउची लोगों की जान ले रहे हैं। ये कहीं और नहीं, सीनेट में एक सुनवाई में डॉक्टर फाउची ने किया है। इसका मतलब क्या है, क्या हुआ था, क्या सुनवाई थी, उसमें कौन कौन सी बातें थीं और डॉक्टर फाउची को ये स्टैंड क्यों लेना पड़ा, ये प्लैंक क्यों लेना पड़ा, ये समझने की कोशिश करेंगे। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अमेरिकन सीनेट की हियरिंग थी और परंपरागत तरीके से रैंड पॉल बहुत आक्रामक मुद्रा में थे। उन्होंने डॉक्टर फाउची से कहा कि स्टैनफोर्ड, ऑक्सफोर्ड और दूसरी जगहों के जो एक्सपर्ट्स हैं उनके साथ में मिलके, हार्वर्ड के एक्सपर्ट्स में सबके साथ में मिलके, जो दुनिया के जाने माने एपिडेमियोलॉजिस्ट हैं उनको आप मौन करने का काम कर रहे हैं, उनको स्ट्राइक डाउन करा रहे हैं इनको, और वो उनकी आवाज़ को दबाने का काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि डॉक्टर फाउची, विज्ञान में कोई भी आदमी आप विज्ञान नहीं है और डॉक्टर फाउची की जैसे ही कोई डॉक्टर फाउची से डिफ़र करता है उसको चुप करा दिया जाता है। ये वाक़या सेनेट में डॉक्टर फाउची को उनके मुंह पर, उनके सामने बिठाकर कहा गया। पॉल रेंड ने बार बार दोहराया कि आप बहुत सारी जगहों पे जो ओपिनियन पीस लिखने वाले लोग हैं, जो दूसरे लोग हैं, उनके विचारों को प्रभावित करने की कोशिश करते हैं। जो आपसे सहमत नहीं होते उनको या तो आप कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट बोल देते हैं या उनकी आवाज़ को दबाने की कोशिश करते हैं, आरोप लगा। इस आरोप को लगाने के साथ साथ पॉल रेंड ने कुछ ईमेल्स का जिक्र किया जिनमें डॉक्टर फाउची ने इस तरह की बातें की थीं। डॉक्टर फाउची ने से जैसे ही पॉल रेंड ने सीनेट में पूछा कि आपने ऐसा क्यों किया, तो डॉक्टर फाउची ने इसको बड़ी कलात्मकता के साथ कहा। तो डॉक्टर फाउची ने बड़ी ही चतुराई से कहा कि आप मेरी बात को बदल देते हैं, तोड़ मरोड़ देते हैं, आप हर हियरिंग में मेरे साथ ऐसे ही करते हैं। उसके बाद डॉक्टर फाउची ने, मेरे परिवार पे बुरा असर पड़ रहा है, मेरे बच्चों पे बुरा असर पड़ रहा है, लोग मेरे बारे में ऐसा सोचते हैं, वैसा सोचते हैं, मुझे बुरे बुरे कॉल आते हैं, गंदे कॉल आते हैं, मुझे लोग धमकी देते हैं और मेरी जान के पीछे लोग पड़े हुए हैं। डॉक्टर फाउची ने ऐसा इमोशनल खेल किया कि पॉल रेंड का जितना भी डिस्कशन था वो एक तरफ चला गया। तो मैं आपको पहले तो ये सुनवाता हूँ कि क्या कहा डॉक्टर फाउची ने, उसके बाद ICMR पे आऊँगा। ICMR की नई गाइडलाइंस क्या है उसके बारे में बात करेंगे। That any criticism of you would be considered a criticism of science itself is quite dangerous. But when the planner is a government official like yourself who rules by mandate, the errors are compounded and become much more harmful. A planner who believes he is the science leads to an arrogance that justifies, in his mind, using government resources to smear and to destroy the reputations of other scientists who disagree with him. In an email exchange with Dr. Collins, you conspire, and I quote here directly from the email, to create a quick and devastating published takedown of 3 prominent epidemiologists from Harvard, Oxford, and Stanford. Instead of engaging them on the merits, you and Dr. Collins sought to smear them as fringe and take them down. This wasn't the only time. Your desire to take down those who disagree with you didn't stop with Harvard, Oxford, and Stanford. You conspired with Peter Daszak, who you communicated with privately, and other members of the scientific community that wrote opinion pieces for Nature. More people have died now under President Biden than did under President Trump. You are the one responsible. You are the architect. You are the lead architect for the response from the government, and now 800,000 people have died. Right. So you think it's a winning success, what you've advocated for government? Senator, first of all, if you look at everything that I said, you accuse me of, in a monolithic way, telling people
what they need to do. Everything that I've said has been in support of the CDC guidelines. Wear a mask, get boosted. And you've advocated to make it coercive take done a look through at force, everything and you've that I've advocated that said. it be done by mandate. Right. You've advocated that your infallible opinion be dictated by law. Right. The last time we had a committee, or the time before, he was accusing me of being responsible for the death of 4 to 5 million people, which is really irresponsible. And I say, why is he doing that? There are two reasons why that's really bad. The first is it distracts from what we're all trying to do here today, is get our arms around the epidemic and the pandemic that we're dealing with, not something imaginary. Number two, what happens when he gets out and accuses me of things that are completely untrue is that all of a sudden that kindles the crazies out there, and I have threats upon my life, harassment of my family and my children with obscene phone calls because people are lying about me. Now, I guess you could say, well, that's the way it goes. I can take the hit. Well, it makes a difference because, as some of you may know, just about 3 or 4 weeks ago, on December 21st, a person was arrested who was on their way from Sacramento to Washington, D.C., at a speed stop in Iowa. And the police asked him where he was going, and he was going to Washington, D.C. to kill Dr. Fauci. And they found in his car an AR-15 and multiple magazines of ammunition because he thinks that maybe I'm killing people. So I ask myself, why would Senator want to do this? So go to Rand Paul website, and you see Fire Dr. Fauci with a little box that says, contribute here. You can do $5, $10, $20, $100. So you are making a catastrophic epidemic for your political gain. So you have politically attacked your colleagues and in a politically reprehensible way you attack their reputations. Okay, you won't defend it. You won't argue it. You'll just simply turn around the... भारत में आईसीएमआर एक नई गाइडलाइन लेकर आया है। इन गाइडलाइंस में आईसीएमआर ने कहा है कि अगर आप एसिम्प्टोमेटिक हैं, आपको लक्षण नहीं है, तो आपको टेस्ट कराने की ज़रूरत नहीं है। अगर टेस्ट कराने की ज़रूरत नहीं है तो ये टेस्ट रिजल्ट जो हैं वो डिस्प्ले करने की ज़रूरत क्यों है? अगर मैं ये कहूँगा तो आईसीएमआर तुरंत कह देगा हाँ अब ज़रूरत नहीं है। उसकी वजह है आईसीएमआर नहीं चाहता कि ज़्यादा टेस्ट हों, क्योंकि ज़्यादा टेस्ट होंगे तो ओमिक्रॉन बहुत तेज़ी से फैल रहा है, बहुत सारे पॉजिटिव मिलेंगे, और जब बहुत सारे पॉजिटिव मिलेंगे तो सरकार के लिए मुंह छुपाना मुश्किल हो जाएगा कि भैया आपने 70% लोगों को तो दूसरा टीका भी लगवा लिया, तो इतनी बड़ी संख्या में लोग पॉजिटिव क्यों आ रहे हैं? तो क्या ओमिक्रॉन पे टीका फेल है? ये सवाल लोग पूछेंगे तो सरकार क्या जवाब देगी? और दूसरी बात ये कि अगर ज़्यादा केसेस आएंगे, हज़ारों लाखों केसेस आएंगे, तो जो नेताजी लोग हैं, जो सरकार के बॉस हैं, वो जो चुनाव लड़ रहे हैं अलग अलग राज्यों में विधानसभा के, उन पे सवाल नहीं उठेगा कि भैया इतना ज़्यादा बीमारी फैल रही है, तुम अभी चुनाव क्यों करा रहे हो? इसको टालो, कुछ करो। और अभी तक सरकार नहीं चाहती है चुनाव टले। हाँ, अगर योगी जी ज़्यादा संकट में पड़े तो ज़्यादा आगे हो सकता है। दूसरी एक बात और भी कही है कि अगर कहीं यात्रा करने हैं, घरेलू यात्रा करने हैं, दिल्ली से मुंबई जा रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, तो भैया टेस्ट कराने की ज़रूरत नहीं है। जिन देशों के साथ में टेस्ट कराना ज़रूरी है केवल उन्हीं देशों के टेस्ट होंगे। विदेशों से लोग आ रहे हैं उनके टेस्ट करो, लेकिन आप लोकल लोगों के टेस्ट एक से दूसरी जगह भारत में जाने के लिए नहीं मत करो। इसका मतलब भी दूसरा वही हुआ कि टेस्ट करोगे तो पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव आओगे तो संख्या बढ़ेगी, संख्या बढ़ेगी तो कहोगे धमाका हो गया। लेकिन इतने सारे टेस्ट ना करने के बावजूद भी ये 3-4 दिन हो गए गाइडलाइंस आके, कोई नंबर्स में फ़र्क पड़ा नहीं है। इसके अलावा वो और बात कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि कोई पॉजिटिव व्यक्ति आपके संपर्क में आता है, ध्यान से सुनिएगा, कोई पॉजिटिव आदमी अगर आपके संपर्क में आया तो भी आपको कोरोना टेस्ट कराने की ज़रूरत नहीं है।
घर में किसी आदमी को कोरोना हो गया है, कोरोना कराने की जरूरत, टेस्ट कराने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि आप टेस्ट कराएंगे तो बड़ा सा डाटा आएगा, बड़ा सा डाटा आएगा तो सरकार परेशान होगी। पहले सरकार जब तक टीका नहीं लगा था, बड़े बड़े संख्या, आज इतने केसेस आ गए, आज उतने केसेस आ गए, केसेस ही केसेस दिखाती रहती थी। और अब सरकार कह रही है केसेस कम दिखें इसलिए टेस्ट मत करो, घर में किसी को निकल आए तो मत करो, एसिम्टोमेटिक है तो मत करो, इंटरनल ट्रैवलिंग कर रहे हो तो मत करो। क्यों नहीं करो? इसलिए मत करो क्योंकि आप अगर टेस्ट करोगे तो वो रिजल्ट आएगा, रिजल्ट आएगा तो रिकॉर्ड में आएगा, रिकॉर्ड में आएगा तो सुबह छपेगा कि केसेस तो ऐसे ऊपर जा रहे हैं। मतलब मैं आपको तो कर्व ये वाला है एकदम सीधे। तो आपने जो 1 करोड़ लोगों को, 1.5 करोड़ लोगों से ज़्यादा के टीके लगा दिए, 70% आबादी को आपने टीके लगा दिए, बच्चों को भी टीके लगा रहे हो, आपने जो बूस्टर डोज भी लगा दिया, प्रिकॉशनरी टीका जिसको कहते हैं, तो फिर इतने केसेस कैसे आ रहे हैं? तो ये बड़ा सवाल है। लेकिन बावजूद इसके केसेस की रिपोर्टिंग अब बंद होनी चाहिए। मैं आपको बताता हूँ क्यों। आप ये 3 महीने का एक डाटा देखिए जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। 3 महीने में ये ओमिक्रॉन के केसेस हैं किस तरह से ऊपर गए हैं, बड़ी संख्या में। अब आप 3 महीने का मौत का डेटा देखिए। 3 महीने में मरने वालों की संख्या में कोई अंतर नहीं आया है और ओमिक्रॉन के केसेस तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। इसका मतलब ये है कि केसेस कितने भी ज़्यादा बढ़ जाएं, लोग मरने वाले नहीं हैं। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह है कुदरत का टीका, भगवान का टीका। लोग इम्यून हो चुके हैं। ओमिक्रॉन, कोई भी क्रोन आ जाए कुछ नहीं बिगड़ेगा। तीसरी लहर से मत डरो, ये मेरा टाइटल था, मैंने लिखा था आपको और ये मैंने वीडियो बनाया था। अब तीसरी लहर करीब करीब आ गई है। कुछ डरने की बातें क्या नहीं है, लेकिन बात ये है कि जितनी मौतें आ रही हैं वो भी क्यों आ रही हैं, उसके 2 कारण हैं। एक तो पुरानी वाले वायरस भी मार्केट में, और उससे भी बड़ा कारण ये है कि जो ICMR की रिपोर्टिंग की गाइडलाइंस थी कोरोना को लेकर, पहले तो सबको पैनिक में रखना था ना सरकार को, तो वो गाइडलाइन कहती थी कि किसी भी आदमी को अगर कोरोना हुआ है और वो आदमी अगर कोरोना पीड़ित है और उस आदमी को साथ में हार्ट अटैक हो गया, ब्रेन हिमरेज हो गया, किसी भी चीज़ से मरे, तो उस मौत को कोरोना के खाते में लिखाया जाएगा। इसके लिए रोबस्ट रिपोर्टिंग शब्द का इस्तेमाल किया था। तो वो रिपोर्टिंग का सिस्टम चला रहा है, इसलिए भी बड़ी संख्या में जो लोग हैं, जो कोमॉर्बिडिटी वाले हैं, दूसरे लोग हैं, उनकी मौत भी, दूसरी बीमारियों की मौत भी कोरोना के खाते में डाली जा रही है। इसकी वजह से इतने केसेस दिख रहे हैं। अब अगर आप मुझसे पूछेंगे, जो मैं बिल्कुल एक्सपर्ट नहीं हूँ, आम आदमी हूँ और मेरी समझ भी नहीं है, आप सलाह डॉक्टर की और विशेषज्ञ की ही माने, तो भारत में हम एंडेमिक स्टेज में जा चुके हैं, जैसा कि डॉक्टर संजय राय ने बताया, जैसा कि WHO की चीफ साइंटिस्ट बोल चुकी हैं। भारत में सबके अंदर एंटीबॉडीज़ बन गई हैं, सबका शरीर इस काबिल है कि कोरोना का मुकाबला कर सके। ओमिक्रॉन आए, टोमिक्रॉन आए, कोई भी कोरोना आए। और अब हमारा समाज पूरी तरह से तैयार है, और इतना तैयार है कि सरकार पहले पकड़ पकड़ के टेस्ट करती थी, अब कह रही है कि टेस्ट मत कराओ। ये स्थिति है। तो आज आपने देखा कि किस तरह से कोरोना में पासा थोड़ा पलट सा रहा है। डॉक्टर फाउची की आवाज़ की बुलंदी गायब है। भारत की सरकार कह रही है, देखिए, क्योंकि टीके आपने बहुत बूस्ट किए, आज भी ये मानते हैं हमारे देश के, दुनिया के वैज्ञानिक समुदाय के लोग जिनकी चलती है वो वाले, ख़ास तौर पर, कि टीका ही कोरोना वायरस से निपटने का सबसे इफ़ेक्टिव माध्यम है। तो अब सबसे इफ़ेक्टिव माध्यम की अगर हालत ये है तो किसी और माध्यम के बारे में सोचो ना भाई, फिर पुनर्विचार करो ना। आप टीके पे आके अटक क्यों गए, निश्चिंत क्यों हो गए? टीका लगा के आपको क्यों लग रहा है कि आपने कोरोना पे विजय पाली है? आप बताओ ना। अगर आपको लग रहा है कि टीके ने तो आपको विजय पाली, तो फिर क्या वजह है? आपको क्लियर करना चाहिए। और इसीलिए ये समझने की ज़रूरत है कि कुदरत का टीका सबसे बड़ा टीका होता है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताएं, चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, जय हिंद।